वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, यानी कि 31 दिसंबर के दिनांक से जुड़े उन सभी ऐतिहासिक इवेंट्स की और घटनाओं की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगी। सेशन के आखिर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे भी आपको एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। विद दिस चलिए शुरू करते हैं आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट हुआ था 1501 यानी कि 1501 में, जब कन्नौर का पहला युद्ध लड़ा गया था। द बैटल ऑफ कन्नौर वाज फॉट। कन्नौर की पहली लड़ाई जाओ डा नोवा के अंडर तीसरे पुर्तगाली अर्माडा और भारतीय राजा जामोरिन के अंडर कालीकट की नौसेना बलों के बीच एक नौसैनिक युद्ध था। The battle was fought over 2 days between December 31st, 1501 to January 2, 1502 और ये पहला पोर्चुगीज नेवल एंगेजमेंट था इन द इंडियन ओशन। संख्या में कम होने के बाद भी पुर्तगाली दा नोवा की बोल्ड राजनीति, बेहतर प्रशिक्षित और प्रिपेयर्ड मिलिट्री और बेहतर हथियारों के कारण कैलिकट की सेनाओं को हराने में कामयाब हो गए। द बैटल इज ऑल्सो हिस्टोरिकली नोटेबल फॉर बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड डेलिबरेट यूजेस ऑफ अ नेवल लाइन ऑफ बैटल एंड बाय रिजॉल्विंग द बैटल बाय द यूज ऑफ कैनन अलोन। जब चर्चा पोर्चुगीज पावर की चल रही है तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वर्ष 1498 में पोर्चुगीज वास्को ड गामा पहली बार भारत पहुंचे थे, जब ये मालाबार तट पर कैलिकट आए थे और यहाँ इनका स्थानीय भारतीय शासक जामोरिन ने जबरदस्त स्वागत किया था। उसने इनको भारत के साथ डायरेक्ट व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए विशेष आदेश भी दिए। ये भी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 503 में पोर्चुगीज हैड एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन कोची इन इंडिया। ये भी हम जानते हैं कि 1505 एडी में फ्रांसिस्को डे अल्मेडा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया और कई पुर्तगाली कंट्रीब्यूशन रहे हैं भारत में, जैसे कि दे एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एट गोवा इन 1556। Apart from that, they brought tobacco cultivation to India. ये पहले समुद्री व्यापार में अपनी सुप्रीमेसी बनाने वाले लोग थे and they introduced the very famous Cartase system, जिसमें कुछ नियम थे और कुछ लाइसेंस परमिटिंग सिस्टम शुरू किया गया था किसी भी तरह के नेवल ट्रेड को करने के लिए। विद दिस चलिए दोस्तों अब देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट है आज हमारा, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है कि किस प्रकार वर्ष 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सम्राट एलिजाबेथ I से रॉयल चार्टर प्राप्त किया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन एज ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंपली द जॉन कंपनी। वर्ष 1708 तक इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, लेकिन इसके पश्चात नाम बदल के रख दिया गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य था टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी इनिशियली सेटअप करी गई थी टू डू ट्रेड विद मैरिटाइम साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन बाद में चाइना और इंडिया के साथ भी इसने ट्रेड रिलेशन स्थापित कर लिए थे। वैसे तो इसको एक व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यह मुख्य रूप से कॉटन, इंडिगो, रेशम, नमक, सॉल्ट पिटर, अफीम और चाय का कारोबार करती थी। द कंपनीज फर्स्ट वॉयज टू इंडिया वाज कमांडेड बाय सर जेम्स लैंकास्टर इन 1601
and then he returned back in 1603. During this voyage, the company's first factory was set up at Bantam in the island of Java in Indonesia. और वर्ष 1610 तक दक्षिण भारत में कंपनी का पहला कारखाना मछलीपट्टनम में यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। कंपनी अन्य यूरोपीय पावर्स जैसे कि पोर्चुगल और डच पर भी हावी थी और 1619 में सूरत में, मद्रास में, 1668 में बॉम्बे में, 1690 में कलकत्ता में कंपनी ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स भी स्थापित किए। Company's rule, however, effectively started with the Battle of Buxar in 1764. इसके पश्चात Nawab of Bengal surrendered the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to the company and Lord Clive was made the Governor General of Bengal. 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ही था कंपनी की एपेथेटिक नीतियां और भ्रष्टाचार। 1857 के विरोध के बाद भारत पे कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया और नियंत्रण सीधे भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। With this, अगला फैक्ट हमारा हुआ था 1738 में when British Army officer, administrator and Governor General of India Charles Cornwallis was born. लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, प्रशासक और डिप्लोमैट थे जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में देश की सेवा करी थी। सितंबर 1786 में चार्ल्स कॉर्नवालिस फर्स्ट मार्क्यूस कॉर्नवालिस ने फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। Lord Cornwallis was believed to have laid the foundation of British rule throughout India, and various reforms were introduced by him in the court, revenue and service sector. ये सभी reforms ब्रिटिश राज के अंत तक चलते रहे। Under his guidance, the Cornwallis Code was developed. This contained various provisions for governing civil society, policing and judiciary administration in India. उनके द्वारा कई रिफॉर्म्स भारत में प्रसिद्ध हैं जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और बंगाल में और भारत के कई अन्य इलाकों में इसके अंतर्गत जमींदार या लैंडलॉर्ड were made the owners of the land and the farmers were reduced to the status of tenants. जमींदारों के पास हक था कभी भी फार्मर्स को निकाल देने का। जमींदारों को 89% ऑफ लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को और बचा हुआ वो अपने पास रख लेते थे। इस सिस्टम के अंदर लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. इसके अलावा भी कई जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए जैसे कि Cornwallis established the courts in the districts, provinces and states. The highest court was the Supreme Court of Calcutta. यहाँ पे दो सेपरेट कोर्ट्स थे सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। पुलिस रिफॉर्म्स के अंतर्गत भी इन्होंने कई थाने स्थापित करे कई इलाकों में टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। 1790 में कॉर्नवालिस ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान पर युद्ध की घोषणा की एंड एज टीपू सुल्तान हैज अटैक्ड त्रावणकोर जो कि ब्रिटिश अनुकूल एक प्रांत था, ये युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपने राज्य के बड़े हिस्सों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। परिणाम स्वरूप मालाबार, डिंडीगुल, बहरमहल और कुर्ग अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए। कॉर्नवालिस ने एक सेकेंड टर्म भी सर्व किया था एज द गवर्नर जनरल इन 1805, लेकिन इसके कुछ ही समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। अब चल के देखते हैं दोस्तों अगला आज का हमारा फैक्ट और ये है संबंधित वर्ष 1925 से, जब जाने माने हिंदी लेखक श्रीलाल शुक्ला जी का जन्म हुआ था। यह एक जाने माने हिंदी लेखक और साहित्यकार हैं एंड ही इज मोस्ट नोटेबल फॉर हिज सटायरिकल वर्क। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में काम किया था और इनकी कई किताबों का विषय है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात समाज में आए बदलाव एंड स्पेसिफिकली द डिक्लाइनिंग मॉरल वैल्यूज इन सोसाइटी। हिज राइटिंग्स एक्सपोज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया इन अ वेरी सटायरिकल मैनर और इसीलिए ये बहुत लोकप्रिय भी हैं। इनकी सबसे जानी मानी और लोकप्रिय रचना है राग दरबारी।
इस किताब को न कि इंग्लिश में बल्कि 15 अन्य इंडियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। अ टेलीविजन सीरियल वाज आल्सो बेस्ड ऑन दिस व्हिच अपीयर्ड इन द नेशनल टेलीविजन नेटवर्क इन 1980s। इनको 2011 में भारतीय साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनका पहला सबसे बड़ा पुरस्कार 1969 में इन्हें मिला था अपने उपन्यास राग दरबारी के लिए, जो कि था साहित्य एकेडमी अवार्ड। He also received व्यास सम्मान अवार्ड in 1999 for the novel बिसरामपुर का संत। In 2008 he was given the Padma Bhushan by the President of India for his contribution to Indian literature and culture। और वर्ष 2017 में he also appeared on Indian postal stamp। बब्बर सिंह और उनके साथी, जिसको कि बब्बर सिंह और उनके दोस्त के नाम से भी अनुवादित किया जाता है, और राग विराग, ये सभी इनके द्वारा लिखे गए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं। विद दिस अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट, जो हुआ था वर्ष 1926 में, जब फेमस इंडियन हिस्टोरियन, स्कॉलर और लेखक विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े का निधन हो गया था। विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, जिनको लोकप्रिय रूप से इतिहासचार्य रजवाड़े के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य के एक जाने माने हिस्टोरियन, स्कॉलर, राइटर, कमेंटेटर और ओरेटर थे। ये भारत के प्रसिद्ध संगठन इतिहास संशोधक मंडल पुणे के फाउंडर भी थे। इतिहास संशोधक मंडल, या जिसको भारत इतिहास संशोधक मंडल भी बुलाया जाता है, इज एन इंडियन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग फॉर हिस्टोरिकल रिसर्चेस। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी। 23 जून 2003 को इंडिया पोस्ट द्वारा विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े के सम्मान में एक कोमेमोरेटिव स्टैम्प भी इशू किया गया था। और इस संदर्भ में आप ये भी याद रखिएगा कि द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस क्या है। तो द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल एंड एकेडमिक बॉडी ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस विद ओवर 35,000 मेंबर्स। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं। This organization has constituted a special award which is called Vishwanath Kashinath Rajwade Award for lifelong service and contribution in the field of Indian history। With this अब चल के देखते हैं कौन से questions आज हमारे पास हैं। तो पहला सवाल यहाँ है कि in which year did Vasco da Gama reach India? वास्को ड गामा किस वर्ष पहुंचे थे भारत? ऑप्शंस आपके पास है 1488, बी 1498, सी 1489 या फिर डी 1499। अगला सवाल कहता है हु कमांडेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट वॉयज टू इंडिया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा की कमान किसने संभाली थी? ऑप्शंस है ए सर जेम्स लैंकास्टर, बी सर थॉमस रो, सी विलियम हॉकिंस या डी जॉन वॉट्स। Next question says, who introduced permanent settlement of land revenue in Bengal? बंगाल में permanent settlement of land revenue system की शुरुआत किसने करी थी? ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं कि ए रॉबर्ट क्लाइव, बी चार्ल्स कॉर्नवालिस, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी जॉन शोर। अगला सवाल कहता है Who is the author of the Hindi novel राग दरबारी? प्रसिद्ध भारतीय हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन हैं? ए श्रीलाल शुक्ला, बी जयशंकर प्रसाद, सी धर्मवीर भारती या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस सिचुएटेड? भारतीय इतिहास कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए पुणे, बी मुंबई, सी रांची या फिर डी नई दिल्ली। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको सेशन से हेल्प मिले और आपको ये पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।